नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोशी और बात करेंगे खबरों की। उत्तराखंड में बीजेपी का नहीं खुला खाता। उपचुनाव में कांग्रेस ने दिखाया अपना कमल खिलाया। बद्रीनाथ मंगलौर दोनों ही सीटों पर दर्ज की जीत। तो ये जो जानकारी है वो सामने आ रही है। उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना कमाल दिखाया है और बद्रीनाथ मंगलौर दोनों ही सीटों पर जीत जो है वो दर्ज की है। तो मंगलौर में काजी निजामुद्दीन ने लहराया पताखा। बद्रीनाथ में लखपत बुटोला विजयी हुए हैं। तो ये जानकारी उत्तराखंड में हुए उपचुनाव को लेकर और मंगलौर में काजी निजामुद्दीन ने पताखा लहराया। तो वहीं बद्रीनाथ में भी लखपत सिंह बुटोला विजयी हुए। तो कांग्रेस ने ये दोनों सीटों पर जीत हासिल की है और कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक जीत उत्तराखंड में उपचुनाव में। तो उत्तराखंड में बीजेपी का खाता जो है इस बार नहीं खुला है और उपचुनाव में कांग्रेस ने जो है इस बार कमाल कर दिया है। कांग्रेस के लिए बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत जो है वो मानी जा रही है। बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने अपनी बढ़त जो है वो बनाई है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मंगलौर से विकास चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विकास, जिस तरीके से हम बात करें, कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत जो है हासिल की है। उपचुनाव में पहले से जिस तरह के समीकरण देखने को मिल रहे थे वो कहीं ना कहीं अब बदल गया है। कांग्रेस ने दोनों की दोनों सीटें अपनी तरफ कर ली है। जी बिल्कुल, जिस तरह से दोनों ही विधानसभा जो उपचुनाव हुए दोनों में ही कांग्रेस ने अपना परचम फैलाया है। जहां अगर हम बात करें बद्रीनाथ की, वहां पर लखपत सिंह बुटोला ने जीत हासिल की है। तो मंगलौर का काजी निजामुद्दीन ने काफी कड़ी टक्कर के साथ ये जीत हासिल की है। हालांकि जीत उनकी पहले भी अगर राजनीतिक सलाहकारों की अगर तो वो जीत के काफी नजदीक थे, लेकिन जिस तरह से पूरा अगर हम बात करें भाजपा ने जिस तरह से पूरा चुनाव लड़ा, चाहे अगर हम बात करेंगे कि जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री ने कमान संभाली और कई लीडर स्टार प्रचारक यहाँ पर पहुंचे थे, जिसका नतीजा भी शायद ये था कि वो आज भाजपा वहाँ पर दूसरे नंबर पर है। क्योंकि जिस तरह का टक्कर उन्होंने करतार सिंह बडाना ने यहाँ पर दी, तो उसके बाद एक बार एक समय जब आया 90 चरण का, तो ऐसा लगा कि कोई भी जीत और हार किसी की भी हो सकती है। लेकिन 10वें चरण और अंतिम चरण में कहीं ना कहीं जिस तरह काजी निजामुद्दीन ने अपनी बढ़त को बनाए रखा और 449 जो वोट है उनसे यहाँ पर जीत हासिल की। वहीं लखपत सिंह लगातार बद्रीनाथ में हर राउंड में कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए लगातार दिखाई दे रहे थे, तो उन्होंने भी वहां पर जीत हासिल की। अगर हम बात करें बड़े नेताओं की कांग्रेस के, तो उनका ये मानना ही ये बिल्कुल सही है कि वो अब दोनों जो उपचुनाव है वो जीत के बाद कहीं ना कहीं एक जीत एक संजीवनी का काम करेगी उत्तराखंड, कम से कम उत्तराखंड में। कि जिस तरह से जो जीत हासिल हुई है वो एक आने वाले चुनावों में कांग्रेस को एक संजीवनी देगी। जो चाहे वो निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो और यहाँ तक कि चाहे विधानसभा चुनाव आगे आने वाले विधानसभा चुनाव हो, तो सभी में एक कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक बल मिलेगा। और वो जिस तरह से अब तक एक पिछड़ी भी पहले से ही पिछड़ जाती थी, चाहे वो अपनी आपसी की लड़ाई हो, चाहे मनोबल की लड़ाई हो, चाहे चुनावी तैयारियों की, तो लेकिन अब शायद उसको इस दो जो उपचुनाव हुए हैं वो वहां पर कुछ उसे शक्ति यहाँ पर प्रदान होगी। जी बिल्कुल। और अब है कैंथुरा भी देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब है लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी ने बाजी मार ली, लेकिन उपचुनाव में जो है ये पेंच फंस गया और दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई। जी बिल्कुल, इसे उत्तराखंड में कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये उपचुनाव एक संजीवनी का काम यहाँ पर कर गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने दोनों ही कह सकते हैं सीटों पर जो उपचुनाव के लिए बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी लखपत बुटोला थे, जिन्होंने पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी को 5000 मतों से अधिक से हराने का काम वहां पर किया। और मंगलौर सीट पर पार्टी के पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय सचिव भी हैं काजी निजामुद्दीन,
वो चुनाव मैदान में थे। उन्होंने बीजेपी के जो प्रत्याशी थे करतार सिंह भड़ाना, उनको 400 से अधिक मतों से हराने का काम यहाँ पर किया है। कांग्रेस के लिए उपचुनाव साख का सवाल भी थे और ये कह सकते हैं कि एक पार्टी लाइन के हिसाब से कि उत्तराखंड में विपक्ष किस तरह मजबूत है, तो उसके लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर ये चुनाव थे। तो कांग्रेस ने दोनों सीटों पर जीत हासिल करी है। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको हराने का काम यहाँ पर करा है, जबकि बीजेपी के लिए चिंता इस बात की है कि बीजेपी जिस उत्साह के साथ इस चुनाव मैदान में उतरी थी, लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से बड़ी जीत बीजेपी को यहाँ पर मिली थी, हर विधानसभा सीट में उसने लगभग विपक्षी दलों को मात देने का काम यहाँ पर किया था। और सिवाय एक मंगलौर सीट ऐसी थी जहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, चाहे लोकसभा चुनाव में हो या इस बार के उपचुनाव विधानसभा के उपचुनाव में, दोनों ही बार बीजेपी के प्रत्याशी वहां पर पीछे रहे। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि मुकाबला बहुत कड़ा यहां पर था दोनों सीटों पर, लेकिन कांग्रेस ने अप्रत्याशित जीत यहां पर हासिल करी है और बीजेपी के उन सभी दावों को फेल करने का काम यहां पर करा है। बीजेपी ने उपचुनाव में कह सकते हैं कि जनता के सामने बहुत सारे वायदे रखने का काम यहां पर किया था। खासतौर पर बीजेपी के जो मंगलौर से जो प्रत्याशी थे करतार सिंह भड़ाना, उन्होंने जनता के सामने कुछ ऐसे वायदे किए थे जो उत्तराखंड के राजनीति के लिए बड़े अप्रत्याशित कहे जा सकते थे, क्योंकि जिस प्रकार से वह विधायक निधि से ज्यादा 3 गुना विधायक निधि खर्च करने की बात यहाँ पर कर रहे थे, रोजगार देने की बात वो यहाँ पर कर रहे थे। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बीजेपी ने वायदे तो बहुत बड़े बड़े यहाँ पर किए थे, लेकिन जो राज्य की जनता थी, खासतौर पर मंगलौर और बद्रीनाथ की जो जनता थी, उन्होंने बीजेपी नेताओं के उन वायदों पर भरोसा नहीं किया और जो पार्टी के जो उनके बीच के जो नेता थे, जो विपक्षी दलों के नेता थे, उन पर अपना भरोसा कायम रखा और उन्हें इस चुनाव मैदान में जीत हासिल दी है। जी बिल्कुल विकास, जिस तरीके से मंगलौर की अगर बात करें, लगातार जो है तमाम दोनों ही पार्टियां, चाहे बीएसपी की बात कर ले, तीनों ही पार्टियां, इनकी त्रिकोणीय जो मुकाबला था वो कहीं ना कहीं काफी चर्चाओं में रहा। और जिस तरीके से भड़ाना को बीजेपी ने, यानी ये क्या बीजेपी के जो कैंडिडेट है, पैराशूट कैंडिडेट है, बाहरी कैंडिडेट है, और उनको उतारा, लेकिन यहाँ जो है इनकी हवा नहीं चल पाई, कोई जादू नहीं चल पाया और कांग्रेस ने जो है सीट अपने हिस्से कर ली। देखिए बिल्कुल जिस तरह से करतार सिंह भड़ाना को जरूर यहाँ पर लाया गया था और ये उम्मीद के साथ लगाया गया था कि वो एक कहीं ना कहीं वो जीत का एक सहरा जो सूखा मंगलौर सीट पर हमेशा भाजपा के साथ रहा है वो उसको दूर करेंगे, क्योंकि जिस तरह से समीकरण है वहाँ पर उनको जातिगत समीकरणों को देखते हुए भी भड़ाना को यहाँ पर लाया गया था, क्योंकि जिस तरह से वो आते हैं वो कहीं ना कहीं एक टक्कर वाली वहाँ पर स्थिति है। लेकिन शायद यही जो आपने कहा, जो जिस तरह से एक जो उनका जादू था वो नहीं चल पाया और आखिरकार जीत कांग्रेस और के काजी निजामुद्दीन की हुई, क्योंकि काजी वहाँ से लगातार वहाँ के खुद स्थानीय निवासी हैं और लगातार वहाँ से 2 बार के विधायक भी पहले भी रहे हैं। उनके पिता भी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं बढ़ते आगे, जौनपुर के बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने ही सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जनता में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है, ऐसे में अगर शीर्ष नेतृत्व यूपी में कुछ बड़े कदम नहीं उठाती है तो साल 2027 में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। अब वहीं इस मुद्दे पर जब ईटीवी भारत की टीम ने विधायक रमेश मिश्रा से बात की तो उन्होंने सरकार के तमाम कार्यों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस तरह से जनप्रतिनिधियों की बात को अधिकारी और कर्मचारी सुन नहीं रहे हैं, ऐसे में हम जनता के बीच में कैसे 2027 में आएंगे। जनता पार्टी की जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है
कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। और वहीं बीजेपी के एक और नेता राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने भी भ्रष्टाचार को लेकर अपनी सरकार को जमकर घेरा है और जमकर हमला भी बोला है। तो अब लगातार जो है बीजेपी के एक एक नेता खुद की सरकार को घेर रहे हैं और कई सारे सवालात जो है सरकार पर उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर नई ऐसे सरकार शीर्ष नेतृत्व काम करेगी तो 2027 में सत्ता वापसी मुश्किल होगी। हमें कहने में संकोच भी नहीं। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं कि मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। तो लगातार जो है अब सियासत शुरू हो चुकी है और एक के बाद एक जो बीजेपी के नेता हैं वो एक दूसरे पर अपनी ही सरकार पर जो है बातचीत कर रहे, सवालों के घेरे में सरकार को खड़ा कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से कृष्णा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, हम बात करें उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति ठीक है? क्योंकि एक एक करके जो विधायक है अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक डर सा है। शायद ये लोकसभा चुनाव के बाद जो है बीजेपी में खलबली की जो स्थिति है वो सामने आ गई और ऐसे में जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो लगातार सतर्क रहने की सरकार से अपील कर रहे हैं। साथ ही कुछ कठोर कदम जो इस दिशा में उठाने की भी बात कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर शीर्ष नेतृत्व जो है इसको लेकर सजग नहीं होती है, सतर्क नहीं होती है, तो ऐसे में ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी और शायद 2027 में सत्ता में वापस आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और एक बार फिर से कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णा, जिस तरीके से हम बात करें तो बीजेपी के एक एक नेता अपने ही सरकार पर जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हालात बने हुए बीजेपी के, उसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी बैठक कर रही थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक के बाद एक नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अभी जौनपुर से बदलापुर विधानसभा से इससे विधायक हैं जो रमेश मिश्रा ने सवाल उठाया। रमेश मिश्रा ने साफ तौर पर यह कहा है कि पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने जो है एक जो है वोटर लिस्ट में वोटर से नाम कटने को लेकर एक शिकायत भी दर्ज की थी, जिस पर कोई काम नहीं किया गया। और साथ ही साथ अब जो राजेंद्र प्रताप सिंह है, मोती सिंह है, जो इन्होंने भी जो सवाल उठाया है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो शासनकाल में थानों में दलाली, तहसील स्तर पर जो दलाली हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उन्होंने तो साफ तौर पर एक आंकड़ा भी दिया है कि मैंने अपने 42 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसी दलाली और ऐसे भ्रष्टाचार नहीं देखा है। तो तमाम तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उस पर लगाते जा रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी के जो ये नेता हैं इन पर क्या कार्रवाई होती है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जो बदलापुर सीट से जो विधायक है रमेश मिश्रा, उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाया है, उनके आरोप के बाद ये साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर जो अभी जो षड्यंत्र चल रहा है उसके शिकार जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। उनके कार्यकर्ताओं को भी नहीं समझ में आ रहा है कि उनको किस दिशा में जाना चाहिए।
तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक के बाद एक नेता जो है इस पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कृष्णा, बीजेपी लगातार जो भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष को घेरती है, विपक्ष पर मुंहतोड़ जवाब देती है और कहती है हम तो भाई कुछ नहीं, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, विपक्ष ही भ्रष्टाचार करते हैं, हम तो दूध के दूल्हे हैं। और अब खुद की पार्टी के जो नेता है, विधायक है, वो ही जो है इसके खुलासे कर रहे हैं। देखिए जूही, यही सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव ने भी जो है मोती सिंह के बयान को ट्वीट करते हुए उनका वीडियो अपने एक्स पे अपलोड किया था और उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अगर ऐसा बयान दे रहे हैं और ऐसा वीडियो जारी कर रहे हैं जनता के बीच में जा करके, तो ये इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए, इन नेताओं को सोचना चाहिए कि उनके शासनकाल में प्रदेश में किस तरीके से जो है ये भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो तमाम आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं। और अगर रमेश मिश्रा की बात करें तो रमेश मिश्रा ने तो सीधा ये साफ तौर पर कह दिया है कि प्रदेश इकाई एकदम शून्य है। अब जब तक जो है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश में आकर काम नहीं करेगा, तब तक 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसा बयान भारतीय जनता पार्टी का अगर एक विधायक दे रहा है तो बड़ी दयनीय स्थिति भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में मानी जा रही है। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो विचार भी करेगा, क्योंकि पहले उनके जो मंत्री हैं मोती सिंह, वो कई बार के विधायक भी हैं, मंत्री भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, कई साल का उनका राजनीतिक अनुभव है। तो ऐसे में अगर ऐसे नेता उनके इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो इसका विपक्ष जो है पुरजोर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष लगातार अब उनके बयानों को कोड करते हुए और सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहा है। तो इसको लेकर जो विधायक रमेश सिंह है, रमेश सिंह ने अपनी एक जो है इच्छा भी जाहिर की थी और रमेश सिंह ने अपनी एक जो जाहिर किया था कि जिस तरीके से हमने वोटर लिस्ट में नाम कटने को लेकर शिकायत की थी, लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया गया। वो शिकायत मेरी वैसी की वैसी पड़ी रही और अगर इस तरीके से हमारे जो वोटरों का नाम जो है वोटर लिस्ट में कटता रहेगा तो 2027 में सरकार बनाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे बिल्कुल कृष्णा, हमारे साथ जौनपुर से विवेक भी जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से बात करें बीजेपी के अंदर कुछ अलग ही हालात देखे जा रहे हैं, कैसा डर पार्टी के अंदर, किस तरह की जो खलबली है वो मची हुई है? और देखिए, जौनपुर के बदलापुर के विधायक हैं, 2 बार के विधायक रमेश मिश्रा ने, और उन्होंने एक बयान दिया, सोशल मीडिया बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। और वायरल बयान में रमेश मिश्रा ने जो कहा कि बीजेपी अभी से सचेती नहीं तो आने वाले जो है 27 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन जिस तरह से एक बीजेपी विधायक का जो बयान सामने आया है, क्या मायने है, तो एक हड़कंप मचा हुआ पार्टी में भी। और रमेश मिश्रा ने जो है केंद्रीय और शीर्ष नेतृत्व को जो है कहा कि इस पर आप आए और जो है हर एक कार्यकर्ता और अभी से लग जाए, तभी 27 में जो है और भाजपा जो है फतेह हासिल कर पाएगी। बिल्कुल, जो लोकसभा के चुनाव के पहले तक जो सियासी रुख बीजेपी के अंदर देखे जा रहे थे वो अब जो है बिल्कुल बदले हुए नजर आ रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी से बीजेपी को डर हो गया है? जिस तरीके से सपा ने इस बार उत्तर प्रदेश में अपनी बढ़त बनाई है, बीजेपी को कड़ी शिकस्त मिली है, तो क्या अब इसको लेकर जो है पार्टी के अंदर खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है? अंदर की बात क्या है? और जाहिर सी बात है, और जो ही जैसे रमेश मिश्रा का जो बयान है, उन्होंने कहा कि जो विपक्ष जो है पीडीएफ फार्मूला के तहत जो है जनता में भ्रामक फैला रही है, कहने के 27 में जो है बीजेपी को झटका लग सकती है। लेकिन रमेश मिश्रा का जो बयान क्या मायने रखता है तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से जो है कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी में रमेश मिश्रा को लेकर सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है। जी बिल्कुल कृष्णा, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अब बीजेपी के एक एक नेता का इस तरह से बयान सामने आ रहा है, विपक्ष भी लगातार इसको जो है कैचअप कर रहा है, इसको लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है, लेकिन हम बात करें तो क्या बीजेपी को इस पर काम करने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, अपने विधायक जो कह रहे हैं उन पर काम करने की जरूरत है? देखिए जो है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका शीर्ष नेतृत्व लगातार उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। जब से लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है, एक के बाद एक नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेता हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, वो लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहते हैं। और अब उन्हीं के पार्टी के अगर मंत्री और विधायक ऐसा बयान दे रहे हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी का मोरल कहीं ना कहीं डाउन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इससे विपक्ष को एक बड़ी मजबूती मिल रही है और विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी पर और प्रहार करने का एक अच्छा मौका भी मिल रहा है, जिसको अखिलेश यादव ने पुरजोर भुनाने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने तुरंत मोती सिंह के बयान पर ट्वीट करते हुए और वीडियो अपने एक्स पर अपलोड किया और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी एकदम शून्य है। भारतीय जनता पार्टी न भ्रष्टाचार करती है और न भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को अपने जो है बर्दाश्त करेगी, न ऐसे अधिकारियों को बर्दाश्त करेगी। लगातार जो है अभी पिछले दिनों मामला हुआ, जैसे भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के एक विधायक जो है कहीं ना कहीं जो है उसके घेरे में आए और उनके ऊपर भी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल के नेताओं के साथ भी और भारतीय जनता पार्टी के जो अपने नेता हैं उनके बयानों के चलते कहीं उसको नुकसान पहुंचते हुए जो है लगातार देखा जा रहा है। और अब रमेश मिश्रा जो कि 2 बार के विधायक हैं, बड़े नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, अगर वो ऐसा बयान दे रहे हैं
उनका साफ तौर पर उनका कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में अब जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, चाहे दोनों डिप्टी सीएम हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हो, इनका कोई मायना नहीं है उनकी नजर में। उन्होंने तो सीधा शीर्ष नेतृत्व को उत्तर प्रदेश बुलाया है कि जब शीर्ष नेतृत्व आके जमीन पे जो है काम करेगा, जब जमीनी स्तर पे शीर्ष नेतृत्व इसका जो है वो जो है उदाहरण निकलेगा, तभी जो है कुछ चीजें ठीक होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब रमेश चंद्र मिश्रा के बयान के बाद जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार जी कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। विवेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो है अब सियासत देखी जा रही बीजेपी के अंदर भी। वहीं बढ़ते हैं आगे, मॉनसून जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली है मॉनसून के आते ही, तो वहीं लगातार हो रही बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। सब्जियों के भाव बढ़ने से सब्जियां लोगों की थालियों से गायब हो रही है, जिसको लेकर वाराणसी की जनता की बातचीत की हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे ने। की बात को लेकर के आज वाराणसी में व्यवसायी जो है रेस्टोरेंट मालिक है उनके पास पहुंच चुके हैं और उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। क्या नाम आपका है? मेरा नाम मोहित मखीजा है। मोहित जी, व्यवसाय को लेकर के बात करें तो महंगाई का कितना असर आपके व्यवसाय पड़ा है? महंगाई का असर 2 से 3 गुना बढ़ गया है। 3 गुना महंगाई समझ लीजिए बढ़ गई है। पहले की अपेक्षा समझ लीजिए टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन सब कुछ सबका दाम 3 गुना बढ़ गया है। अब दाल का भी रेट देख लीजिए, अरहर की दाल 180 रुपये किलो है। चावल देख लीजिए, चावल 80 रुपये किलो कम से कम आ रहा है। बढ़िया चावल अगर आप मीडियम चावल भी लेंगे तो 80 रुपये आज के समय में चावल मिल रहा है। मटर का दाम बढ़ा है, सब कुछ का दाम बढ़ गया है। मतलब 3 गुना महंगाई आप मान के चलिए कि बढ़ गई है। महंगाई के बढ़ने के बाद आपके व्यवसाय में आपके पर्सनल लाइफ में जो है कितना असर पड़ा है? व्यवसाय समझ लीजिए एकदम ठप होने के कगार पे है। अगर इसी तरह स्थिति रहेगी तो कुछ दिन बाद ताला लगाने की उम्मीद है, क्योंकि महंगाई ज़्यादा बढ़ने की वजह से कस्टमर की डिमांड है कि रेट नहीं बढ़ाना है, वही पुराने रेट पे देना है। पुराना 5 साल पुराना रेट हमारा चल रहा है। ये आप देख सकते हैं, इधर 5 साल पुराना बोर्ड है, वही रेट चला। 5 साल में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई। पर कस्टमर की डिमांड यही है कि हम पुराना वही रेट देंगे, हमें 40 रुपये थाली खाना चाहिए पूरा। आप सोचिए इतनी महंगाई में 40 रुपये थाली कैसे खाना खिलाया जाएगा। यही इसी तरह अगर दाम बढ़ता रहेगा तो आने वाले समय में हमें उम्मीद नहीं है कि हमारी दुकान चल पाएगी या बहुत ज़्यादा दिन तक व्यवसाय हो पाएगा। वाराणसी के सांसद पीएम मोदी हैं, उनसे आप जो है क्या अपील करना चाहेंगे? हमारा पीएम मोदी जी से आग्रह यही है कि बस जितना भी महंगाई उल्टा सीधा रेट ये लोग लगा रहे हैं, सब उल्टा सीधा दाम है, इस समय महंगाई पे पूरा कंट्रोल किया जाए। दाल का दाम, रिफाइंड का दाम, टमाटर, प्याज सबका दाम एक फिक्स होना चाहिए कि नहीं इतना दाम है। जिसको जो मन आ रहा है वो दाम ले रहा है। अरहर की दाल 180 रुपये किलो, रिफाइंड 140 रुपये किलो, सरसों तेल 160 रुपये किलो हो गया है। टमाटर फिर से वही 100 रुपये के पार हो गया है। लहसुन अदरक 320 रुपये चल रहा है इस समय। तो सलाद आप देते हैं, सलाद में कहीं कहीं टमाटर के प्याज के दाम बढ़ने से असर काफ़ी दिखाई दे रहा है वो कस्टमरों को? जी बिल्कुल, सलाद की डिमांड रहती है तो हम लोग कस्टमर को ना सलाद दे पाते हैं इस समय। प्याज भी नहीं दे रहे हैं, थाली में प्याज भी बंद हो गया है। तो कस्टमर की यही डिमांड है कि नहीं हमको सलाद चाहिए। सलाद ना होने की वजह से बहुत से कस्टमर डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, बहुत से ग्राहक कट जा रहे हैं, जिससे व्यवसाय पे बहुत ज़्यादा हानि हो रही है। तो लगातार व्यवसाय में हानि हो रही है। महंगाई का मार जो है सीधे सीधे जो है सलादों पे दिखाई दे रहा है, खाने में दिखाई पड़ रहा है। व्यवसाय में काफ़ी जो है नुकसान दिखाई पड़ रहा है महंगाई को लेकर। और लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। क्या नाम आपका है? आशीष श्रीवास्तव। आशीष जी, क्या वर्क आपका है? हमारा मार्केटिंग का जॉब है सर। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई को लेकर कहेंगे कि महंगाई तो जस्ट डबल ट्रिपल हो गया है, 1 महीने के अंदर जस्ट डबल हुआ है। जैसे इलेक्शन बीता है काउंटिंग, उसके बाद से महंगाई जस्ट डबल ट्रिपल हो गया है। आपकी सैलरी पहले से कितनी बढ़ी महंगाई की अपेक्षा? महंगाई पहले से बढ़ी, क्या वो लेवल पे ही है तो मुझे घट ही गया है सर। जिम्मेदार कौन आपके नजर में है? जिम्मेदार सरकार है सर। वाराणसी में कुछ ही समय पूर्व जब सूर्य प्रताप शाही जी का कुछ 24 घंटे पहले बयान आया था कि मार्केट में दाल 100 अरहर दाल 100 रुपये किलो मिल रहा है, आपको मिल रहा है क्या? सर उनको मिलता होगा, हमें तो नहीं मिलता। उनको तो फ्री में मिल सकता है क्योंकि मंत्री जी हैं, एसी में बैठे हैं, उन्हें क्या पता है। अब वो खरीदे दुकान से तो उन्हें पता लगे सर क्या है। तो ऐसे मंत्रियों को आप क्या कहना चाहेंगे? तुरंत हटा देना चाहिए। जब जिम्मेदार नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं, उन्हें ABCD नहीं पता है मार्केट का। कौन जिम्मेदार है महंगाई को लेकर? जिम्मेदार आपको कौन लगता है? गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जिम्मेदार है। कंट्रोल डंप हो रहा है माल। तो आपका क्या नाम है भाई साहब? अवनीश कुमार सिंह नाम है। अवनीश जी, महंगाई बढ़ी है, कितनी महंगाई की मार आपको दिखाई दे रही है? महंगाई की मार तो इस समय समझ लो कि दुगना तिगुना महंगाई की मार दिखाई पड़ रही है। और जो निम्न वर्गीय परिवार है, जो लेबर वर्ग के परिवार है, उनके लिए तो बहुत बड़ी इस समय समझ लीजिए कि परीक्षा की घड़ी चल रही है। इसलिए कि 200-300 रुपये का काम करना और उससे ज़्यादा खर्च शाम तक कोई मतलब नहीं है। टमाटर हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, लहसुन, सब कुछ हिम्मत से बाहर है।
इसके लिए गवर्नमेंट सबसे पहले जिम्मेदार है, और उसके बाद जो बड़े लेवल के व्यवसायी हैं वो जो माल डंप कर रहे हैं, इसके लिए भाई गवर्नमेंट को कुछ न कुछ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सूर्य प्रताप शाही जी का बयान था 24 घंटे पहले कि 100 रुपये किलो अरहर की दाल मार्केट में उपलब्ध है, आपको दाल मिली क्या अभी तक? मंत्री जी तो भाई जब एसी के बाहर निकलेंगे तब उनको ABCD के बारे में ज्ञान होगा कि हम महंगाई की क्या मार है। पहले वो मार्केट में निकले, मार्केट वाले से पूछे क्या है क्या नहीं है, उनको मिलता होगा तो भाई ये तो मतलब, लेकिन इसमें प्रॉपर 180 से 190 रुपये अरहर की दाल चल रही है। मंत्री जी का बयान हम भी सुने थे कि 100 रुपये किलो मंत्री जी का बयान आया था, ये अनलीगल बोल रहे हैं। पहले वो बाहर आए, मार्केट में गरीबों के बीच में चले तो उनको मालूम पड़े कि हम लोग कैसे लेकर चल रहे हैं सबको। महंगाई में सबसे सस्ती जो है प्याज रोटी की बात करती है, गरीबों का खाना जो है प्याज रोटी खाकर पेट भरा जाता था। एक दाल ऐसा खाना था कि जो दाल जो है सब जगह उपलब्ध थी, मगर महंगाई बढ़ने से इसका कितना असर किस वर्ग पर पड़ता दिखाई पड़ा आपको? देखिए, महंगाई पर सबसे ज़्यादा मध्यवर्गीय जो परिवार होता है सबसे ज़्यादा महंगाई की असर होती है, और जो भाई उच्च स्तर की फैमिली है, जो उस स्तर के परिवार है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। मध्यवर्गीय परिवार हमेशा मार खाया जाता है, और भाई उसमें लेबर वर्क है और छोटा मोटा नौकरी वाले हैं, छोटा मोटा व्यवसायी है, भाई उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है महंगाई पर। हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र ये बनारस है, उनको तो भाई सोचना चाहिए कि यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट्री और रोजगार की व्यवस्था किया जाए। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा सबको रोजगार भी मिलेगा और महंगाई भी थोड़ा सा, वो प्रधानमंत्री हैं यहाँ के और यहाँ के सांसद भी है, तो थोड़ा सा उनको कंट्रोल भी करना चाहिए। महंगाई पर सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट को लगाम लगाना चाहिए। तो लगातार महंगाई को लेकर सरकार को घेरे में है लोगों का, काशी की जनता का यह कहना है कि इस महंगाई पर जो है कहीं न कहीं से अंकुश सरकार को लगानी चाहिए, जमाखोरों पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। महंगाई के बढ़ने से निचले तबके के लोगों पर सीधा असर पड़ा है, कहीं कहीं व्यवसाय में भी गति धीमी हुई है और व्यवसाय बंद करने के कगार पर है। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे, इंडिया। और बढ़ते महंगाई की मार से जनता लगातार परेशान है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।